हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज हम लखनवी अंदाज कहानी पढ़ेंगे। तो इस कहानी में हम इस तरह पढ़ेंगे कि आपको 100% तैयारी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आप देख ही चुके हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो उसके लिए आपको अगर अच्छा एग्ज़ाम देना है तो आपको 100% तैयारी करके जाना होगा, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में एक लखनवी नवाब के बारे में बताया गया है। लेखक ने बताया है कि वो झूठी शान व शौकत में जी रहे हैं और बनावटी ज़िंदगी में जी रहे हैं। इसी सामंतवादी वर्ग पर कटाक्ष है ये कहानी। इस कहानी में लेखक अपने ट्रेन से यात्रा करने के बारे में बता रहे हैं कि यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज, इसके लेखक हैं यशपाल। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक क्या से जा रहे थे? ट्रेन से। और किस क्लास का लिया था टिकट? सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास का टिकट का दाम अधिक लगता है। दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी का संबंध में सोचने के लिए वो जा रहे थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। डब्बा को कैसा समझे थे? खाली समझे थे कि डब्बा खाली है और समझकर उसमें लेखक चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल यानी वो जैसा अनुमान लगाए थे उसके उल्टा, उसके विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी कि डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। एक लखनऊ के नवाबी नस्ल के सज्जन पालथी मारे बैठे थे। कैसे बैठे थे? पालथी मार कर बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और वो अपने सामने 2 खीरे रखे थे। कितने खीरे रखे थे? 2, जो छिलावा नहीं था। खीरे तौलिए पर थे। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। डिब्बे में जब लेखक अचानक से प्रवेश किए तो वो सज्जन जो पहले से बैठे हुए थे, अपने अकेलेपन में खलल होने से उनमें असंतोष दिखाई दिया। यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम अकेले हैं और कोई आ गया और मेरा अकेलापन दूर हो गया। सोचा हो सकता है यह भी नई कहानी की सूझ की चिंता में हो या खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। सोचा, कौन सोच रहा है? लेखक सोचे कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, वो भी सोचने के लिए आई हो कहानी के बारे में, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का देखे जाने, यानी कि सस्ती चीज़, खीरे जैसी सस्ती चीज़ का देखे जाने के कारण वो संकोच कर रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाई। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब नवाब साहब ने कुछ भी हाय हेलो कुछ नहीं कहा कि आइए बैठिए जनाब, कुछ भी कहकर संबोधित नहीं किया, बात ही नहीं किया, तो वो भी लेखक को भी लगा कि जब ये बात नहीं कर रहे तो हमको भी अपना आत्मसम्मान में कुछ भी उनसे बात नहीं करना चाहिए। यहाँ आत्मसम्मान से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यानी वो लेखक हैं तो वो कल्पना करने का उनका आदत ही है कि वो सोचेंगे तभी ना वो कहानी लिखेंगे। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे।
लेखक सोच रहे हैं कि क्यों असुविधा और संकोच कर रहे हैं, इसका वो कारण अब सोच रहे हैं। संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। नवाब साहब अकेले यात्रा करने का सोचे थे कि और पैसा भी बच जाएंगे, या किफ़ायत हो जाएगा यानी पैसे बच भी जाएंगे सेकंड क्लास का टिकट लेंगे तो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे, और अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई उन्हें मंजिले दर्जे में सेकंड क्लास में, कोई शहर का कोई सफ़ेद पोश यानी आम आदमी उनको मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। वो सोच रहे हैं कि सफ़र का वक्त काटने के लिए ही वो खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं, और आम आदमी के सामने खीरे कैसे खाएं। वो तो बहुत नवाबी दिखा रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वो क्या क्या कर रहे हैं लेखक देख रहे हैं उनको। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब पूछ रहे हैं कि खीरे का आप शौक फरमाएंगे, मतलब आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। किसे अच्छा नहीं लगा? लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। इतनी देर से वो बिल्कुल उससे न कुछ बोले न संबोधित किए, और अब सीधे बोल रहे कि खीरा खाएंगे। ऐसा भाव जो परिवर्तन हुआ उनका नवाब साहब का, तो लेखक को अच्छा नहीं लगा। वो साफ लिए कि ये भी हमको मामूली लोगों की तरह ही समझ रहे हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए, मतलब एक तरह से जवाब दिए कि नहीं हम नहीं खाएंगे, आप खाइए। यहाँ पहली बार लेखक को पूछे हैं कि आप खीरे खाएंगे। इसके बाद वो खीरा पूरा छीलेंगे, खीरा का सारा काम कर लेंगे। उसके बाद फिर एक बार लेखक को पूछेंगे कि आप खीरा खाएंगे, और उसके बाद वो सूंघेंगे और खीरा को खिड़की के बाहर फेंक देंगे। पूरी कहानी इतनी ही है। आगे देखते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगे और उसके बाद खीरे के नीचे के तौलिए को झाड़कर बिछा लिए। सीट के नीचे रखा था लोटा, जाहिर सी बात है पानी है तो नीचे ही रहेगा। सीट के नीचे रखा लोटा को उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। दोनों खीरों को कहाँ धो रहे हैं? कि ट्रेन के खिड़की से बाहर, और तौलिए से पोंछ लिया। तौलिए को झाड़कर बिछाया, फिर खीरे को धोकर फिर तौलिए से पोंछा। फिर जेब में चाकू रखे थे, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। आम तौर पर किया जाता है कि उन्हें उनका सिर काटा जाता है और उनके गोंद कर उन्हें झाग निकाला जाता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों, देखिए खीरा छिला हुआ नहीं था, खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से सजाते गए। एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए और फिर तौलिए पर ही सजा रहे हैं। तौलिए को झाड़कर बिछाएं, फिर खीरों को धोकर फिर उसी में पोंछा, फिर अब तौलिए में ही सजा रहे हैं। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी वो स्टेशन से खीरा खरीदे थे और ये सब सारा चीज़ उनको खीरे वाले दिए हैं। जीरा मिला नमक, यानी नमक में जीरा मिलाकर और लाल पिसी हुई मिर्च। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। नवाब साहब भी देखिए जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की तुर्खी बुरक दी, यानी कि खीरों पर ये सब छिड़क दिए। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था, यानी कि उनका प्रत्येक एक्सप्रेशन से स्पष्ट था
कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था, यानी उनको बहुत लालच आ रहा था। हम कनखियों से देख रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपने असलियत पर उतर आए हैं। यानी वो अकेले में सोचे थे बैठेंगे और खीरा खाएंगे और हमको कोई देखेगा भी नहीं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो ये दोबारा पूछे, सारा काम कर ले खीरा का। अब ये दोबारा पूछे लेखक को, नवाब साहब, कि आप भी खाइए। नमक मिर्ची छिड़क दिया जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। वो पहले ही जब पहली बार पूछे तभी बोल दिए कि हम नहीं खाएंगे, कि आप खाइए, यानी कि हम नहीं खाएंगे, आप खाइए। तो अब दोबारा पूछ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे कि हम खाएं। इसीलिए उन्होंने आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ही निभाना उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा यानी कि लीवर। किबला शौक फरमाए कि मेरा लीवर भी कमज़ोर है और अब इस वक्त हमको महसूस नहीं हो रहा है, हमको भूख नहीं लगा है। नवाब साहब ने संतृप्त आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले जाएं। दीर्घ श्वास यानी लंबी सांस लेकर एक फाँक उठाया और अपने होठों तक ले गए और फाँक को सूंघा। उस फाँक को खुशबू लिए, सूंघे और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और उन्हें इतना अच्छा लगा कि उनकी पलकें मूंद गई और मुंह में भर आया। पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? खिड़की से बाहर। उठाया, होठों तक लाए, उसकी खुशबू ली, उसको सूंघा और खिड़की से बाहर छोड़ दिया। क्योंकि लेखक भी तो नहीं खाए थे और वो खुद दिखा रहे थे कि हम बहुत रईस हैं, तो अब वो कैसे खाएंगे। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। सारा खीरा को वैसे ही किए, हर फाँक को होठों तक ले गए, उसको सूंघे और खिड़की के बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी तरफ देख लिया। मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। खिड़की के बाहर सारा फाँकों को फेंक लिए और तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से लेखक की तरफ देखकर इस अंदाज में देख रहे हैं जैसे कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब वो इतना दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लिए हैं, हम थक गए हैं और लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यह है खानदानी तहजीब यानी कि शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरे का इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? यह एब्स्ट्रैक्ट तरीका आता है क्वेश्चन में। क्या इससे उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया,
खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील शब्द भी आता है क्वेश्चन में। इसका शकील का मतलब होता है कि आसानी से जो ना पच सके, पचने में जो मुश्किल होता है उसको बोलते हैं शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि लीवर भारी हो जाता है, पचाने में दिक्कत होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यह है नई कहानी के लेखक। चक्षु मीन्स आँख, यानी कि ज्ञान की जो आँख होती है वो खुल गई, और वो तो कहानी के लिए ही तो आए थे ट्रेन में। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार जा सकता है, यानी कि खीरे की सुगंध और स्वाद की, सिर्फ सुगंध और स्वाद से ही अगर पेट भर जाता है, भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कि बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी कैसे नहीं लिखा जा सकता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्र के लेखक कहानी लिख दिए। बिना विचार, बिना घटना और पात्र के लेखक एक नई कहानी के बारे में सोच लिए, तो वो कितने मतलब अपने काम में कमांड हासिल कर चुके हैं, उनको पूरा कहानी लिखने में कमांड आ गया। तब वो एक बिना पात्र का, बिना विचार का, बिना घटना का वो कहानी लिख डाले। यशपाल जी बहुत ही अच्छे राइटर थे और बहुत ही नॉलेज वाले राइटर थे। तो इसमें जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।